लग रही है। कुछ रजाई या कंबल दीजिए ना मुझे ओढ़ने के लिए। बहुत ठंड लग रही है माँ। ओह बेटा, घर में न रजाई है और ना ही कंबल। बहुत ठंड है। मैं कहाँ से तुम्हें रजाई और कंबल दूँ? तुम्हारे पिताजी भी बाहर चले गए हैं। इस तरह अनीसा और उसकी सासू माँ और उसके बच्ची ठंड में इस तरह बहुत ही कांपते रहते हैं। और अनीसा एक फटा हुआ कंबल अपनी बच्ची को ओढ़ा देती है और इसी तरह समय बीतता है। इस तरह जैसे तैसे पूरी रात बीतती है और यह रात बहुत ही दर्दनाक होता है। अनीसा बेटा, बहुत ठंड बढ़ गया है बेटा। इस खिड़की पे कोई पर्दा या कपड़ा लगा दो ना। ठंड में किस तरह रह रहे हैं हम लोग। अनीसा जामनगर शहर में अपने पति, सासू माँ और एक बच्चे के साथ टूटे फूटे घर में रहती थी। गर्मी में अपना दिन बिता रही थी। छोटा गांव होने के कारण रमेश को कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा था और गरीबी से परेशान होकर रमेश 2 दिन पहले ही बाहर गया था। वहीं दूसरी तरफ अमीषा और उसकी माँ और बेटी बहुत ही दुख की घड़ियां काट रही थी। समय बीतता है। माँ जी, रमेश अभी तक आए नहीं है। 2 दिन हो गए। बच्चे बीमार है। अन्न का एक दाना नहीं है। बहू, तू शेखर भाई के घर पता कर। रमेश उनके बेटे के साथ ही गया है, उन्हें जरूर पता होगा। तू वहीं चली जा। इसके बाद अनीसा ठंड में ही वहाँ से शेखर भाई के घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने दोस्त के साथ बैठकर बहुत ही खुश रहता है। मैं तो विदेश चला जाऊंगा, तू चलेगा? नहीं नहीं भाई, मेरी फैमिली है, परिवार है, बाबूजी हैं, मुझे सभी को देखना पड़ता है। हाँ भाई, तू ही देख परिवार। अब मेरे अंदर तो इतना ताकत नहीं है कि मैं परिवार को संभाल सकूं। मैं तो विदेश चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। जब तुम लोग को परिवार नहीं देखना होता है तो तुम लोग शादी ही क्यों करते हो? क्यों बच्चे पैदा करते हो? आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी होती है इतनी ये सब करने की? लेकिन रमेश को कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ बेटा, रमेश और बाबू का तो कोई कॉल नहीं आया है, कुछ भी पता नहीं है बेटा। शाम का समय रहता है। दीपक सीधा ही अनीसा के घर आता है और रमेश की सारी बातों को बता देता है, जिसे सुनकर अनीसा और उसकी माँ टूट जाती है। दीपक जी कैसे कर सकते हैं? आखिर हम लोग का गुजारा कैसे चलेगा? माँ जी, अब हम लोग क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक कैसे कर सकते हैं ये? इस तरह सभी बहुत ही दुखी होते हैं और रात के समय बिना खाए ही तीनों ठंड में सो जाते हैं। माँ जी, अब जीवन का गुजारा करने के लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा। घर में बच्चे भी भूखे हैं माँ। बहू, तू इतने ठंड में क्या काम करेगी बेटा? कहाँ जाएगी इतनी ठंड में तू? माँ, कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा ना। आप अनु के ऊपर मेरी साड़ियाँ उड़ा दीजिएगा। मैं कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। अनीसा काम ढूंढने के लिए बाहर आती है और उसके बाद वहाँ अनाज के कारखाने में पहुँचती है और काम मांगने लगती है। मालिक, हम बहुत गरीब हैं। हमें कोई भी काम दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूँगी। झाड़ू पोछा साफ करना, कुछ भी। अनीसा की बातों को सुनकर मालिक को दया आ जाती है। ठीक है बहन, तुम मेरे कारखाने में सफाई का काम कर लेना और मैं तुम्हें रोज का 200 रुपये दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। इसके बाद अनीसा अनाज के कारखाने में उसी दिन से साफ सफाई का काम करने लगती है। कारखाना बहुत ही बड़ा रहता है, जिसकी वजह से अनीसा बहुत ज़्यादा थक जाती है। ऐसे ही शाम का समय हो जाता है और अनीसा पैसों को लेकर बाहर जाने लगती है। तभी जाते हुए वह कूड़े में बोरी को देखती है
और सोचने लगती है। बोरी, क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? हाँ, मैं इसे अपने घर में ले जाकर इसका उपयोग कर सकती हूँ और ठंड से भी बचने में बहुत ही मदद मिलेगा। और हम सब बोरी को ओढ़ भी सकते हैं जब तक कंबल का व्यवस्था नहीं हो जाता। इसके बाद अनीसा बोरी को घर पर लेकर आती है। अनीसा बेटा, तू ये क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। आखिर हम इस बोरी का उपयोग कैसे करेंगे? माँ जी, बोरी की मदद से हम ठंड में बच सकते हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं कंबल के लिए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। आप मेरे लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? मुझे लगा था आप मेरे लिए कुछ लेकर आओगे। रो नहीं मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। मुझे पैसे मिले हैं ना, मैं अभी राशन लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। इसी तरह समय बीतता है। बेटा, काम पे जा रही है तो और भी बोरी लेते आना। आज हम पूरे घर को अपने बोरी से सजाएंगे। ठीक है बेटा? जी माँ जी, मैं आते समय बोरियाँ लेती आऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ। अनीसा बहुत ही मेहनती रहती है। इसी तरह रोज़ अनाज के कारखाने में काम करती थी और रोज़ इसी तरह बोरियां लेती आती थी और इसी तरह देखते ही देखते बहुत सारी बोरियाँ हो जाती हैं। माँ जी, मैं बोरियाँ ले आई। चलिए अब सारे घर को ढक देते हैं। इसके बाद अमीसा और उसकी सासू माँ मिलकर पूरे घर को बोरियों से ढक देते हैं, जिससे कि बाहर की ठंडी हवा घर के अंदर ना जा सके। बहू, तुम्हारी समझदारी की वजह से आज हम इस भीषण ठंड में बच सके हैं। अब हमारी ठंड अच्छे से निकल जाएगी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बहू। रात का समय, आसपास के लोग अनीसा की बोरी के घर को देखकर दंग रह जाते हैं और बहुत ही आश्चर्य होते हैं। तो सच कह रही है बहन, अनीसा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। चल उसके घर में चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह इसने कैसे किया है। इसके बाद आसपास के लोग घर के अंदर आते हैं और उन्हें घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। अरे अनीशा बहन, आपके घर में इतनी ज़्यादा गर्मी? बाप रे, बाहर तो इतनी ठंड है और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आखिर ये सब आपने कैसे किया है? क्या आप हमें भी बताएंगी? सच में अनीसा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तुम्हारे घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये सब बोरी की वजह से हो रहा है। वो बाहर मैंने बोरियां लगा दी है, उसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। अब हमारी ठंड अच्छे से निकल जाएगी। सभी को अनीसा का यह उपाय बहुत ही अच्छा लगता है और सभी अपने अपने घरों में अंदर बाहर हर जगह बोरियां लगा देते हैं, जिसकी वजह से सभी के घर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। बेटा, तुम्हारी समझदारी की वजह से ही हम इस भीषण ठंड में बच पाए हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम मेरी ही बेटी हो, बहू नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनाज के कारखाने में अनीसा का अच्छा काम देखकर उसके मालिक ने भी उसकी पगार बढ़ा दिया। इसके वजह से अनीसा बहुत ही खुश और अच्छे से रहने लगती है और उसका धीरे धीरे